हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज मैं सेल का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, पार्ट 4। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिटेल में न्यूक्लियस का देखा था एंड क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन के बारे में जाना था। इस पार्ट में वी विल डिस्कस सेल ऑर्गेनेलीज स्पेशली। सो ऐसे इसको समझो कि जैसे आपका बॉडी है, ठीक है, उसमें हर एक बॉडी ऑर्गन का अपना अपना काम है, राइट। जैसे मैंने बताया था कि सेल से मिलके टिश्यू बनेगा, टिश्यू से मिलके ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फिर पूरी बॉडी हमारी बनती है। अपना अपना काम हर एक ऑर्गन कर रहा है। जैसे लीवर का अपना काम है, ब्रेन का अपना काम है, हार्ट का अपना काम है, राइट। वैसे ही सेल में सेल का ऑर्गन प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। उसको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सेल का ऑर्गन को सेल ऑर्गेनेलीज कहेंगे। क्लियर? हम डिटेल में देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेज, जैसे आप देख लो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है। 1 सेकेंड, पेन चेंज कर लेती हूँ। या like you can see, cell organelles mean little components or organized structured within cell. ऑर्गेनाइज डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर एंड जिनका अपना डिफरेंट डिफरेंट काम होता है एंड ये सारे मिल के काम करते हैं, तभी सेल सर्वाइव कर रहा है, राइट। सेल ऑर्गेनेल्स हैव यूनिक करेक्टरिस्टिक शेप्स एंड फंक्शन। सबका अपना एक शेप है, यूनिक शेप है एंड अपना यूनिक फंक्शन है। हम इसको डिटेल में देखेंगे। नाउ सेल ऑर्गेनेल्स ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होते हैं। लाइक किसी में मेम्ब्रेन जो उनका आउटर मेम्ब्रेन होगा जिससे कवरिंग रहता है, किसी में प्रेजेंट होगा, किसी में नहीं प्रेजेंट होगा, किसी में एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। लाइक किसी में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, किसी में डबल एंड किसी में मेम्ब्रेन ही नहीं होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा वो चीज़, ठीक है। अभी जैसे कि आप देखो, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ठीक है, वो क्या क्या होंगे, राइट। वैक्यूल इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ओके। लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम। एंड क्या बच जाता है, राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन नहीं होता, ओके। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिंगल मेम्ब्रेन होगा एंड गोल्जी बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेन होगा। बेटा अभी सिर्फ नाम सुनते जाओ, सारे का फंक्शन मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम मेंशन कर रही हूँ कि किस में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब अगर हम डबल मेम्ब्रेन में आते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होगा। फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम आपने सुना होगा पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसको मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। सेकेंड वन इज प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या है मैम? प्लास्टिड डिफरेंट डिफरेंट इसमें है, प्लास्टिड के भी पार्ट होते हैं, जिसमें से एक क्लोरोप्लास्ट होता है एंड जिनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सेल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस है। ये प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन लेस कौन सा होगा? राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। वन सेकेंड, राइबोसोम, ओके। एंड सेकेंड वन इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जिसको हम सेंट्रियोल भी कहते हैं। सेंट्रियोल पता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट में नहीं होगा। ये किस चीज़ में हेल्प करता है मैम? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है एंड इसके आउटर में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। जैसे ये सिंगल मेम्ब्रेन है तो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर है, ये डबल है तो डबल से कवर रहेगा इसका, है ना। एंड अपने अंदर कुछ जो भी होंगे पार्ट। एंड जैसे कि राइबोसोम में तो इसमें क्या ही मैं बनाऊँ, कोई मेम्ब्रेन से ही कवर ही नहीं रहता है, ठीक है। अब जैसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं। ये सेल ऑर्गेनेलिस क्या है, क्या करता है, वो हम पढ़ते हैं।
समझने की कोशिश करना। एंडो मतलब इन, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के साइड इन में, और रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब इसको समझना कैसे होता है। जैसे मैं ये न्यूक्लियस बनाई हूँ, ठीक है, तो ये कैसा प्रेजेंट होगा पता है न्यूक्लियस के बाहर में? ये ऐसे 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 नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये समझे? पूरा ऐसे। और ये कभी कभी तो ऐसे रहेगा, कभी कभी सेल मेम्ब्रेन से भी टच हुआ रहता है। तो अब देखो क्या होगा इसमें, अगर जैसे कि तो मैं बड़ा बनाती हूँ, वेट, वन सेकेंड, समझने की कोशिश करना, ठीक है? वन सेकेंड, या सो सी क्या होगा, जैसे कि मैं थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाई, ये न्यूक्लियस का एक पार्ट दिखा रही हूँ, पूरा सर्कल न्यूक्लियस का चारों साइड से ये घिरा रहता है। सो ये न्यूक्लियस है ना? सो न्यूक्लियस के बाहर ये ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो क्या होगा, किसी किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दिस, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। एंड किसी किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा। सो जैसे इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे ये राइबोसोम प्रेजेंट है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस whole structure will called rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, and this will called smooth endoplasmic reticulum because there is no presence of any ribosome, ठीक है? So this will call smooth endoplasmic रेटिकुलम। ओके, अब देखो ये समझने की कोशिश करना, राइबोसोम का काम क्या होता है पता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्या करेगा फिर आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? नो, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। सो ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, लिपिड सिंथेसिस करता है। सो दो टाइप का, थोड़ा मैं अगर ऊपर जाऊँ, वन सेकेंड, सो अगर मैं इसको दो दो बनाऊं कि क्या होता है, कैसा होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम RER कहेंगे, जिसमें राइबोसोम का प्रेजेंस होगा और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम होगा, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है? सेकेंड वन क्या था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER। ओके, इसका काम क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड सिंथेसिस करेगा,
लिपिड सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो समझ है क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होगा तो वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर? ओके। एसीआर का एक और काम होता है, ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन। सो कुछ कुछ वर्टिब्रेट में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, चलो इतना ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस से ही जुड़ के निकलेगा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी नेटवर्क जाता है। गॉट इट? ओके। नाउ हम दूसरा जो देखेंगे और सेल ऑर्गेनेल्स, वो गोल्गी अपैरेटस होगा। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाउ वी विल सी गोल्गी अपैरेटस। गिव मी 1 second. या सो सेकेंड विल बी so second organelles will be Golgi apparatus, or we can say Golgi body. Okay, ये क्या है इसको समझते हैं। देखो बेटा, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाया। ओके, सो क्या डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुंचता है यहाँ से? नो। सो ये मीडिएटर का काम करता है, गोल्गी बॉडी। होता क्या है, जो भी प्रोटीन बना पहले गोल्गी बॉडी में जाएगा, लिपिड बना पहले गोल्गी बॉडी में जाएगा, वहाँ पे स्टोरेज होगा, स्टोर करेगा, देन मॉडिफाई करेगा, एंड मॉडिफाई करके फिर पैकेजिंग करेगा, एंड देन वो लेके जाएगा डेस्टिनेशन पे पहुँचाएगा। ठीक है, सो कैसा रहता है स्ट्रक्चर वो देखना। या सो सी कैसा होगा, जैसे कि सपोज ये सेल है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। सो हमने क्या बताया था अभी कि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहीं कहीं पे राइबोसोम अटैच होगा और कहीं पे नहीं होगा। सो इसके आसपास ही गोल्गी बॉडी होगा। सो ये स्टैक लाइक रहता है, एंड इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, एंड आसपास ये वेसिकल फॉर्म में रहता है। सो ये ट्यूब्यूल फॉर्म हो गया, एंड ये वेसिकल फॉर्म हो गया इसका, गोल्गी बॉडी का, एंड इसको हम कह रहे, जो स्टैक है ये, इसको हम कह रहे सिस्टर्नी। ठीक है, सो देखो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन बना, लिपिड बना, एंड जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोडक्ट बना, वो यहाँ से ये वेसिकल जो है यहाँ से लेके आएगा गोल्गी बॉडी में। यहाँ पे आएगा, स्टोर होंगी चीज़ें पहले, फिर मॉडिफाई करेगा, उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, एंड देन ये पैकेजिंग करके फिर उसको भेजेगा डेस्टिनेशन पे। सो ये हो गया। ठीक है, तो इसको पूरा को हम गोल्गी बॉडी कहेंगे, एंड दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सबसे पहले बेटा गोल्गी बॉडी को कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था और नाम दिया था। सो इसको किसने ढूंढा था, कौन से साइंटिस्ट ने? कैमिलो गोल्गी। इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, एंड पैकेजिंग करना ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। गॉट इट? ओके, आई थिंक, गिव मी 1 second, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ।
storage modification packaging of protein and lipids. Got it? Okay. सो बेटा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो ये ऊपर मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, ये पता है क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है सेल का। जैसे कि हमारे बॉडी का ढांचा कौन हुआ? बोन हुआ। बोन है तब हम हैं। अगर सोचो सारा बोन हट जाए आपके बॉडी से, टूट जाए आपके बॉडी में, तो क्या आप खड़े हो पाओगे? कोई ढांचा रह जाएगा आपका? नहीं रह जाएगा। वैसे ही सेल में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, चलो। सो बहुत इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे। लाइजोसोम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके बारे में जानोगे ना तो खुद ही हंसी आएगा। मतलब थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। सो लाइजोसोम, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, ये क्या बोल रहे हो? यस, ये सुसाइड कर लेता है खुद। मतलब समझो क्या होता है, हमेशा नहीं करता। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल ऐसा आया, कोई बैक्टीरिया या कुछ भी आया, तो ये मतलब खा जाएगा। ठीक है, चलो, उनको तो मारा मारा। जब कोई सेल का पार्ट सड़ने लगता है, खराब हो रहा है, कुछ उसमें इंजरीज हो गए, कुछ भी हुआ, तो ये खुद को ही खा जाता है। मतलब खुद का ही सेल को खा जाता है। ये जहाँ रह रहा है उसको ही इनगल्फ कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। मतलब खुद को ही खुद को और साथ में खुद का सेल को मार देता है। इसलिए हम सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कर पाता है ये? पता है क्यों कर पाता है? जैसे ये लाइजोसोम है, सो इसके अंदर पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, एक वो फिल रहता है। एंड यही इस एंजाइम की वजह से ही सेल को खा पाता है ये। सो ये लाइजोसोम हो गया। लाइजोसोम एंड दिस वन इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बस ये ध्यान रखना एंजाइम का नाम। ठीक है, सो सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसको कहा जाता है। गॉट इट? ओके, या सो मैं ये बोल रही थी कि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, जो जिसकी वजह से लाइजोसोम खुद के सेल को खा जाता है, उसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। सो डाइजेस्टिव एंजाइम ही आप ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब इसका स्पेसिफिक नाम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, बट अभी आपको इतना नहीं जानोगे, मतलब नहीं भी ये नाम याद रखोगे तो चल जाएगा। आपको सीनियर क्लास में ये नाम स्पेसिफिक याद रखना है, बट अभी इतना जान लो कि डाइजेस्टिव एंजाइम कुछ होता है लाइसोसोम के अंदर, जिसके कारण वो खुद के सेल को खा जाता है जब भी सेल में इंजरीज या कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेल, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल, वन सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है मैम? सो इसको स्टोरेज सेक्स कहते हैं। बोरी जो होता है ना, सेक्स जो स्टोर करते हैं सामान को, ये कहा जाता है इसमें। सो वैक्यूल क्या होता है? जैसे प्लांट सेल में ना बहुत लार्ज लार्ज वैक्यूल होते हैं। मतलब एक ही वैक्यूल होगा लेकिन वो 90% तक भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है साइटोप्लाज्म का। बट एनिमल में छोटू छोटू से होते हैं वैक्यूल, एंड किसी किसी एनिमल में तो नहीं भी होते हैं। ठीक है, सो इसको स्टोरेज सेक कहेंगे। storage sac of the cell। ओके, सो जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल दे, जैसे मान लो ये प्लांट सेल है ना। सो ये देखो 90% तक भी वॉल्यूम ले लेता है कभी कभी। यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल फिर साइड में रहेंगे, है ना। सो ये 90% है न्यूक्लियस साइड में, तो कभी कभी नहीं ले। और जैसे एनिमल सेल है तो ये सपोज ये न्यूक्लियस है, तो ये छोटू छोटू से वैक्यूल कहीं कहीं प्रेजेंट होंगे, कहीं एक होगा, कहीं एक से ज़्यादा भी हो सकता है, पर प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना। एंड इसमें क्या होता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारा मटेरियल भरा होता है ना, बहुत सारा कुछ, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं।
सो वेहिकल का मेन काम है स्टोर करना. नाउ वी विल सी नेक्स्ट. We will see next mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. यस मैम सुना है ना. सो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. हमारे सेल को एनर्जी यही प्रोवाइड करता है. जैसे हमें कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? कौन कर रहा है? हम तो ऐसे खाना प्रोवाइड कर रहा है, राइट. लेकिन वो खाना एनर्जी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है? सो सेल में ही सारा रिएक्शन प्रोसेस होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से एटीपी में कन्वर्ट होगा जो भी है हमारा खाना फाइनली, एंड वो एनर्जी का फॉर्म होता है एटीपी, जिसको हम एनर्जी के रूप में काउंट करते हैं. ठीक है. सो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन हो गया टू प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी इन सेल. ठीक है. ये कैसा होता है मैम? सो ये डबल मेम्ब्रेन होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना, 1 सेकेंड, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. इसका मतलब क्या हुआ मैम? सो दो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं. मतलब इनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है. सो ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में ऑब्वियसली हेल्प करेगा. सो ये खुद से भी थोड़े बहुत प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस कहते हैं. क्योंकि मतलब ये हर चीज़ के लिए सेल पे डिपेंड नहीं रहते. बाकी ऑर्गेनेल रहेंगे डिपेंड, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम नहीं होता. बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है. सो हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम for protein synthesis. Got it? Okay. So power house of cell का है. So ये जैसे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है मैं बताती हूँ. जैसे सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है. सो यहाँ पे सपोज आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो ये डबल मेम्ब्रेन रहेगा, ऐसे 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 ऐसे. तो ये सिंगल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन. सो इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना वो फोल्डेड होता है, ऐसे ऐसे फोल्डेड होता है, ताकि सरफेस, जैसे कि इसको मैं बड़ा ऐसे बनाऊँ. अगर मैं यही माइटोकॉन्ड्रिया को, चलो मैं इधर बनाती हूँ, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को सपोज मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, सपोज यहाँ बनाया. सो ये कैसा होगा? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होगा. क्यों है मैम फोल्डेड? क्योंकि इस मेम्ब्रेन पे ना बेटा बहुत सारे रिएक्शन होते हैं. ये सीनियर क्लास में आप पढ़ोगे. सो ये जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है. सो फॉर मोर सरफेस एरिया ये फोल्डेड रहता है. आप कहीं भी देखना, एक ऐसे और एक ऐसे करके है, वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है फोल्डिंग की वजह से. सो यहाँ पे जितने भी रिएक्शन होते हैं, सो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होते हैं. इनर मेम्ब्रेन folded so that have more surface area for chemical reaction, और सिंपली लिख दो एरिया फॉर रिएक्शंस. ठीक है, ठीक है. इसको क्या कहेंगे मैम? ये जो फोल्डिंग है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं. क्रिस्टी. क्लियर? थोड़ा रुको और अच्छे से लिख देती हूँ. इस फोल्डिंग को क्रिस्टी कहेंगे.
ठीक है, ये समझ में आ गया। सो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन में यहाँ पे रिएक्शन होगा, राइट। जो भी एटीपी बनता है हम खाना जो खाते हैं, जैसे खाना खाए तो पहले पायरूवेट में चेंज होता है, और जो भी ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है वो आपका साइटोप्लाज्म में बनता है, लेकिन आफ्टर दैट वो माइटोकॉन्ड्रिया में वो पायरूवेट आएगा एंड वहाँ से फिर फर्दर रिएक्शन होगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा। सो इसको अभी बस ऐसे ही सुन लो, इतना ध्यान नहीं रखना है क्योंकि आपके इस अभी नहीं पूछा जाएगा, ये सीनियर क्लास में ये सब डिटेल में आप पढ़ोगे। सो बस ध्यान रखो, ठीक है, कि रिएक्शंस होते हैं इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का। और बताइए कि ये प्रोड्यूस करता है एटीपी, है ना। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा मैम। सो ATP4 मैं यहाँ लिख देती हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, गॉट इट। सो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी फॉर्म में, ठीक है। चलो, एंड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सो रेस्पिरेशन में ये एटीपी प्रोड्यूस होता है। सो बस ये इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड देखेंगे। सो प्लास्टिड क्या है। सो क्लोरोप्लास्ट और सेल ऑर्गेनेल होता है, वो प्लास्टिड का पार्ट है। सो प्लास्टिड बेसिकली प्लांट में होता है, हमेशा याद रखना, P फॉर प्लास्टिक एंड P फॉर प्लांट, ओके। सो ये हमेशा प्लांट में होगा। 1 सेकेंड में यहाँ लिखती हूँ, ये हमेशा प्लांट में होगा, ठीक है, P फॉर प्लास्टिक एंड P फॉर प्लांट। सो 3 टाइप का होगा प्लास्टिक। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। सो हमें अभी डिटेल में क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, बट फिर भी एक रफ आइडिया दे देती हूँ क्या होता है। सो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमो मतलब क्रोम का मतलब ही कलर होता है। सो ये दिस आर कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ये फ्लावर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सो आप देखते हो फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, राइट। सो ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। सेकेंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होगा, मतलब ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड इसका मेन काम होता है स्टोर, फूड को स्टोर करना, उसको बनाना, सिंथेसिस करना एंड स्टोर करना। सो ये फर्दर 3 टाइप का होता है। एमाइलोप्लास्ट होगा जो स्टार्च को स्टोर करेगा, देन इलायोप्लास्ट होगा जो फैट को स्टोर करेगा, एंड थर्ड वन इज एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करेगा, ठीक है। सो एल्यूरो प्रोटीन को स्टोर करेगा, इलायो फैट्स, इलायो लग रहा है ना ऑयल से रिलेटेड, सो फैट एंड ऑयल कहते हैं ना, तो वैसे याद रखना, इलायो फैट्स को करेगा एंड एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा। लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों। क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें कि एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस क्या, ऑब्वियसली जानते होगे, जो प्लांट फूड बनाता है खुद का, है ना, फिर हम लोग उस प्लांट को खाते हैं। सो हम भी डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए। सो ये क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी वजह से प्लांट अपना फूड बना पाता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा समझना क्लोरोप्लास्ट का, इतना जानना नहीं है पर मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। सपोज ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। सो ये सपोज क्लोरोप्लास्ट है, राइट। सो ऐसे लाइक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, फिर ऐसा, फिर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा। सो इसको कहते हैं, जो ये स्टैक है इसको कहेंगे हम थैलाकोइड, एंड जो ये पूरा है ना स्टैक पे स्टैक थैलाकोइड का, जो वन के ऊपर वन दूसरा थैलाकोइड, ये जो स्टैक फॉर्म में, ये पूरा को हम ग्रैना कहते हैं, एंड ये जो है क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ऑब्वियस सी बात है, समझ आ गया क्या है। सो ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है,
इसको मैं अभी से, जैसे कि ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाएगा, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये भी क्लोरोप्लास्ट जो है सेमी ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्या मतलब हुआ मैम इसका? सो हैव ऑन अपना खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा एंड आरएनए होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए, राइबोसोम, आरएनए था। वन सेकेंड, हाँ। सो डीएनए एंड राइबोसोम एंड ऑल्सो एंड आरएनए, ठीक है। क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो यहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करेगा, ठीक है। सो ऐसे समझ लो थोड़ा सा, जो ये दो ऑर्गेनेल है ना, आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये गुंडे हैं सेल के। मतलब इनको किसी से डर नहीं रहता है। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास खुद है प्रोटीन का, कहते हैं ना प्रोटीन फैक्ट्री खुद है, राइबोसोम है, खुद ही प्रोटीन बनाएगा वो। कहते भाई हम तो चौड़ में रहेंगे क्योंकि हमारा खुद का काम हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम, ओके। सो लास्ट वन इज राइबोसोम। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्लियर, ओके। सो राइबोसोम आपका किस में प्रेजेंट होगा? सो ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। क्योंकि आपने देखा था कि सारे सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सो राइबोसोम जैसे कि बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, बैक्टीरिया में भी, और यूकैरियोट्स मतलब हमें भी प्रेजेंट होगा, बट डिफरेंट होता है। अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, राइट। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा बताओ? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। क्लियर? सो ये प्रोटीन फैक्ट्री है। हमारे सेल में जितना प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम ही बनाता है। क्लियर, ठीक है। सो ये था सेल ऑर्गेनेल। सबका अपना अपना काम है, सब अपना काम करते बखूबी। एंड जहाँ पे सेल में कुछ इंजीरियस हुआ, लाइसोसोम गल्फ खा जाता है सेल को एंड खत्म। सो ये था पूरा सेल ऑर्गेनेल बेटा, सेल। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा माइटोसिस, सॉरी सेल डिवीजन। सो मैं थोड़ा सेल डिवीजन बताती हूँ क्या है, वन सेकेंड, ठीक है। देखो सेल डिवीजन में क्या होता है जनरली, ठीक है। सपोज ये सेल है। सो ये डिवाइड होके और सेल बनाएगा, और सेल बनाएगा, है ना। फिर ये फर्दर डिवाइड होगा और सेल बनाएगा, तो ऐसा चलते रहता है, ठीक है। सो ये बस समझाने के लिए बता रही हूँ। सो सेल डिवीजन ना बेटा दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है माइटोसिस एंड सेकेंड होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मतलब माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा डिवाइड करने के बाद भी सेल में। सपोज एक मदर सेल है, कोई भी सेल है जिसको हम पेरेंटल या मदर सेल कहेंगे, एंड वो जब डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम, जैसे कि सपोज ये एक मदर सेल है, इसमें सपोज 24 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये डिवाइड किया दो सेल में,
माइटोसिस में हमेशा सेल जब डिवाइड करेगा तो 2 सेल फॉर्म होगा, तो इसमें भी 24 क्रोमोजोम है एंड इसमें भी 24 क्रोमोजोम है। गॉट इट? ये क्या हो गया? इक्वेशनल डिवीजन हो गया। एंड मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा? सपोज ये 24 क्रोमोजोम है इसके पेरेंटल सेल में, तो ये डिवाइड होके पता है कितना बनाएगा सेल? 1 सेकेंड। हाँ, ये डिवाइड होके 2 नहीं बनाएगा बेटा, ये 4 सेल बनाएगा। 4 सेल बनाएगा। ठीक है, सेम साइज का 4 सेल बनाएगा ये। और यहाँ पे पता है कितना होगा? सेम क्रोमोसोम नहीं होगा, इसमें क्या था? इक्वेशनल डिवीजन था, सेम क्रोमोसोम, बट यहाँ पे हाफ हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन। सो हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे सारे सेल में। गॉट इट? सो आपको ऐसे ध्यान रखना है। सो क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर will be same in daughter cell. इसमें होगा क्रोमोसोम नंबर will reduce to half in daughter cell. ये डाउटर सेल है जो है ना, ये डाउटर है, ये मदर सेल है। ठीक है, सो सेल डिवीजन भी खत्म हुआ। ये सेल का हर टॉपिक मैंने अच्छे से बता दिया है। सो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना, समझना। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पिन मतलब कमेंट कर देना, तो मैं अपना आंसर पिन कर दूंगी। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।